ये पॉपुलेशन में पहले होते हैं, जो मैक्सिमा मिनिमा वाला जो वो रहता है। और अब ये होता है कि इस पॉपुलेशन के सारे मेंबर के बीच कंपटीशंस होने लगते हैं, इनके बीच कंपटीशंस होने लगते हैं। और कंपटीशन में इनकी जो वेरिएशंस है, ये वेरिएशन इनको एडवांटेज देती है, ठीक है। और जो जिस इंडिविजुअल में ये वेरिएशन उसे एडवांटेज देती है वो सरवाइव कर जाता है, वो बेटर सरवाइव करता है। तो इसको इसने बोला कि नेचर ने इसे सेलेक्ट कर दिया, यानी नेचुरल सिलेक्शन। किस लिए? ये जिंदा रहेगा तो आपको बताया था जो जिंदा रहेगा वो क्या करेगा, वो बहुत सारा रिप्रोडक्शन करेगा। और ये जो वेरिएशन इसकी थी, इस वेरिएशन का इनहेरिटेंस होगा। और जब कई जनरेशन तक इस वेरिएशन का इनहेरिटेंस होता है, ये कई जनरेशन तक ये इस माहौल में बेस्ट होता है, जिसको इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला। तो एक नई स्पीसीज बनती है जो बेटर होती है, इससे एक नई स्पीसीज बनती। इसीलिए इसके थ्योरी को बोला गया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है? उस वेरिएशन का जो इसे कंपटीशन करने में मदद करती है। अब इससे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कहानी तो अच्छी है, ये कहानी जब आई ना तो धूम मचा दी। इस कहानी के आने के बाद ये तो एकदम एक सेलिब्रिटीज बन गया, डार्विन एक सेलिब्रिटी की तरह। इससे पहले डार्विन बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे अपने ज़िंदगी में। अगर आप इनके बारे में स्टोरीज पढ़िए, नेट पे थोड़ा पढ़ा करिए, ठीक है। तो डार्विन जैसे हर कोई जो बड़ा कलाकार होता है ना, या कोई भी जो जीनियस होता है, वो कैसे बनता है अपने लाइफ में, वो अपनी लाइफ को इतना घिसता है ना, आखिरी दम लगा देता है। एक ऑर्डिनरी आदमी और एक जीनियस में यही फ़र्क होता है, समझे। वो जुनून की हद तक जाके कोशिश करता है। जैसे आप देखो ना, इस बात को ऐसे समझो जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, तो उनके स्ट्रगल स्टोरी को पढ़िए तो आप पाएंगे कि वो मुंबई गए, सड़कों पे सोए, बहुत मेहनत किए और लास्ट में एकदम निराश होने वाले थे, डिप्रेशन में थे। लेकिन ऐन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे उनको जो है कुछ ब्रेक मिल गया, कोई मूवी मिल गई और उनकी गाड़ी चल निकली। 1 मिनट प्लीज। मतलब जहाँ ऑर्डिनरी लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, वहाँ वो जीनियस लोग जो है ना, वो तब भी लगे रहते हैं। जो काम ये डार्विन कर रहे थे या इन लोगों ने जो किया, जिनको आज पढ़ रहे हैं, ये काम बहुतों ने किया होगा। उस जमाने में बहुत सारे लोग बायोलॉजी को अपना कैरियर ऑप्शन बनाए होंगे, बस थोड़ा बहुत इफर्ट करके वो चले गए होंगे। इसीलिए उन्हें थोड़े बहुत समय के लिए लोग याद भी रखे और फिर भूल गए। जिसने ज़्यादा इफर्ट रखा है वो अभी कायम है। अब इससे ज़्यादा अगर किसी ने इफर्ट लगा दिया तो फिर वो कायम रहेगा। और हर बार ये मौका मिलता है, समझे मेरी बात। तो आप डार्विन की स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो डार्विन भी कुछ ऐसे थे। अपने जब ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को लाने वाले थे, तो इससे पहले इनका कोई इनको जानता नहीं था और ये बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे कि मैंने गलत कैरियर चूज कर लिया, इसमें कुछ हो नहीं रहा। लेकिन पेशेंस को बनाए रखा और एक समय नेचुरल सिलेक्शन के फार्म में इनके हाथ ऐसी चीज़ लगी, इनके दिमाग में वो आइडिया आया कि फिर इनकी किताब उस समय की बेस्ट सेलर हो गई। उस समय बाइबल सबसे नंबर 1 बुक थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती थी। लोग बाइबल की जगह इनकी बुक को लाए
और उसे पढ़ना शुरू किया, इतनी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन खतरा तो रहता ही है साइंस में। उस पॉपुलैरिटी में पहले तो ये बड़े पॉपुलर हुए कि डार्विन ने ये बता दिया, बाइबिल में जो गलत लिखा था वो बता दिया कि कैसे जो है दुनिया में इतने टाइप की चीज़ें बनी, उन सब का आंसर दे दिया है डार्विन ने, और ये बहुत पॉपुलर थे। लेकिन किताबों में जब यह बात पब्लिक डोमेन में आती है ना, तो उसको साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट ने इस बात पे क्वेश्चन उठाया, ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, कि डार्विन के कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का सोर्स क्या है, कि कैसे आप कहते हैं कि पॉपुलेशन में इस टाइप की वेरिएशन आती हैं और वो वेरिएशन यूजफुल ही क्यों होंगी। इन्होंने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जबकि कुछ एक साइंटिस्ट ने इस तरीके की थ्योरी दी थी अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। डिफरेंस क्या है बताता हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो सर्वाइव किया वो सबसे फिट था। फिट कैसे था कि उसकी जो वेरिएशन थी वो माहौल में उसे इतना एडवांटेज दी कंपटीशन में कि वो बाकी सबको डिफीट करके खुद सर्वाइव किया। जो सर्वाइव किया है वो सबसे सुपीरियर था, तब सर्वाइव किया है। और ये उसे सर्वाइव कौन बनाया है? इसकी वेरिएशन ने बनाया है, इसकी वेरिएशन ने इसे सुपीरियर बनाया है, अदरवाइज ये इतना फिट नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि आज की डेट में जो फिट है, जो सर्वाइव किया है, वो कहीं न कहीं इस कंपटीशन से गुजरा है तभी, डार्विन की हिसाब से। लेकिन कुछ एक साइंटिस्ट ने उस समय के जो एग्जाम्पल दिए कि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ की कोई आते ही हिट हो जाता है, उसे कंपटीशन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में एलियन स्पीसीज, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा वाटर हियासिंथ, एक तरीके का वाटर वीड्स है, पानी में होता है, एक तरीके का वीड्स है। ये इंडिया में आया और यहाँ जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो डार्विन के हिसाब से उसे यहाँ आना था, बाकी स्पीसीज से कंपटीशन करना था, सबको हरा के फिर इसके बाद जो है विनर बनना था। बट वो तो आते ही हिट हो गया, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये कुछ ऐसे डाउट थे। साइंटिस्ट के वर्ड में ना हमेशा डाउट किया जाता है, चीज़ों को जस्ट नहीं मान लिया जाता, पहले डाउट किया जाता है। डाउट का मतलब ऐसी ज़बरदस्ती का डाउट नहीं, उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, और फिर जब उस पे इसे कोई जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो वो उसे डिस्प्रूव कर देते। दूसरी चीज़ पूछी गई इनसे कि ये जो आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन बता रहे हो इसका सोर्स क्या है। डार्विन ने इन वेरिएशन को ऐसे बताया था कि ये वेरिएशन पॉपुलेशन में पहले से होती हैं, पहले से ये पॉपुलेशन में पहले से प्रेजेंट होती हैं, और जब कंपटीशन शुरू होता है तो ये ऑपरेट करती हैं, और इसमें से जो यूजफुल वेरिएशन है वो वेरिएशन इस पर्टिकुलर को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनाती है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए सूटेबल्स बनाती है। ठीक है, इस पे अब हम लैमार्क की कहानी को फिर से सुनेंगे। एक्चुअल में जो आपको लैमार्क की स्टोरी बताई गई है कि लैमार्क ने जैसे आपको समझाया कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हो गई, तो उसने बताया कि एक्चुअल में पहले घास बहुत थी तो जिराफ गर्दन झुका के घास खाया करता था, उसकी गर्दन भी छोटी थी। लेकिन क्लाइमेट में चेंज हुआ, क्लाइमेट की चेंज की वजह से जिराफ मजबूर हुआ ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के लिए। वो जो है सर उठा उठा के पत्तियां खाया, जिसकी वजह से उसका एक आर्गन मतलब नेक बहुत यूज हुआ और वो खींच के बड़ा हो गया। मतलब यूज एंड डिसयूज ऑफ द आर्गन है, उसमें ये भी था कि अगर आर्गन यूज नहीं किया जाएगा तो वो ख़त्म भी हो जाएगा डिसयूज में, और ज़्यादा यूज किया जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो उसने ज़्यादा यूज किया, उनकी गर्दन बढ़ गई, और फिर ये कैरेक्टर उसके लिए यूजफुल हुआ, और जब यूजफुल हुआ तो वो वहाँ सरवाइव किया।
और इसमें असर किसका था? एनवायरनमेंट का था। यानी इस वेरिएशन के लिए जिम्मेदार कौन था? एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से ये जो है आगे जनरेशन में लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए। तो लैमार्क की कहानी में क्या था कि उसकी लंबी गर्दन की वजह क्या थी? एनवायरनमेंट में हुआ चेंज। अगर एनवायरनमेंट में चेंज नहीं होता तो फिर जिराफ की गर्दन नहीं बढ़ती। यानी एनवायरनमेंट में हुआ चेंज जिराफ की गर्दन को बढ़ा दिया, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है कि ऐसा ये नहीं कह रहा, डार्विन कह रहा कि पॉपुलेशन में पहले से वेरिएशन होते हैं, पहले से वेरिएशन पॉपुलेशन में रहती हैं, बट वो ऑपरेटिव नहीं रहती हैं। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो यूजफुल वेरिएशन वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे सक्सीड हो जाता है बाकी के कंपैरिजन में। अब लैमार्क का वेरिएशन कैसे आ रहा था? लैमार्क में जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें वेरिएशन कैसे आ रहा था? एनवायरनमेंट के इफेक्ट से। अब इनसे पूछा गया डार्विन से कि आपकी वेरिएशन का क्या सोर्स है, ये वेरिएशन कैसे आती? तो ये बात डार्विन नहीं बता पाए। वो उन्हें गोल गोल घुमाने लगे और दुनिया भर की उन्हें थ्योरी बताने लगे टेम्पररी। एक्चुअल में वो फंस गए थे। और ये कहानी का बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये वेरिएशन क्यों नहीं बता पाई? ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है फ्रेंड्स, ये जानते हो क्या है? ये जो मेंडल बाबा अगर इनसे मिल गए होते तो मेंडल ने जो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था, जिसमें आपको 9:3:3:1 है, ये जो 3:3 है, जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो जीन है, इसी को एक्चुअल में डार्विन क्या बोलते थे? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। और डार्विन ने बोला था इनका नेचुरल सिलेक्शन होता है जिससे नई स्पीशीज बनती है। तो डार्विन ने अपनी कहानी को ऐसे सुनाया लैमार्क वाले जिराफ को कि एक्चुअल में देखो बात ये थी कि जिराफ जो है, जिराफ की जो स्पीशीज थी उसमें लंबी और छोटी गर्दन दोनों, मैंने आपको बताया था मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब लंबी गर्दन वाले भी जिराफ थे और छोटी गर्दन वाले भी थे, दोनों टाइप के जिराफ थे। घास के मैदान में रहते थे। अब घास के मैदान में इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत सारे थे, तो रिसोर्स कम था तो कंपटीशन हुआ। तो जो जिराफ की लंबी गर्दन वाली स्पीशीज थी उसे ज़मीन पे कंपटीशन देख के वो पेड़ों की पत्तियां खाने लगे ऊपर। अब पेड़ों की पत्तियां जब वो ऊपर खाने लगे तो उन्हें जो है वहाँ कंपटीशन बाकी से नहीं मिला, तो उनका वेरिएशन यूजफुल हुआ, वो बन गए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वो चीज़ इनहेरिटेबल थी, उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जो है इनहेरिटेबल हो गया। और आज का जिराफ बनाओ जो छोटी गर्दन वाला था वो उसमें पिछड़ गया। यहाँ एक बात और भी थी, जो नहीं सरवाइव कर पाएगा वो क्या होगा? इंस्टिंक्ट हो जाएगा। तो जो नहीं कर पाया वो क्या हो गया? इंस्टिंक्ट हो गया। तो उसने बोला छोटी गर्दन वाले सब इंस्टिंक्ट हो गए और सिर्फ बड़ी गर्दन वाले जो जिराफ बचे वो सरवाइव किए। तो कहानी बिल्कुल अलग। अब ये सवाल था कि ऐसा क्यों था कि जिराफ में छोटी बड़ी गर्दन वाले थे, वहाँ तो जेब्रा भी था, वो भी घास खाता था, तो जेब्रा में यही टाइप का पैटर्न क्यों नहीं फॉलो हुआ कि जेब्रा में भी छोटी गर्दन वाला बड़ा गर्दन वाला होता तो आज जेब्रा भी बड़ी गर्दन वाला होता, क्योंकि सेम टाइप का असर तो वहाँ भी पड़ रहा था। एक्चुअल में यहाँ बात क्या हो रही है कि ये डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये भी डायरेक्शंस मिल रहा है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। समझे इस बात को? तो डार्विन इन सब बातों में फंस गए, घबरा गए और उल जलूल काम करने लगे। जितनी इज्जत कमाई थी वो सब उनके लास्ट मोमेंट में फिर डाउन होने लगी। अब उसकी प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाती अगर ये मेंडल का पेपर पढ़ लिए होते। और मेंडल बाबा की स्टोरी क्या थी? मेंडल बाबा ने अपने पेपर लिखे, पेपर उन्होंने जाके वहाँ की सोसाइटी में पढ़ा जिसे कोई सुना ही नहीं।
समझे? जैसे आप कभी साइंटिफिक कांग्रेस में गए हों कहीं पे, अभी शायद अपनी एज में आप नहीं गए होंगे, तो वहाँ जो कोई साइंटिफिक पेपर पढ़ा जाता तो बाकी लोग मैक्सिमम 99% सो रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, इसके बाद समोसा और कोल्ड ड्रिंक आएगा, है ना। किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ऐसे ही किसी जगह पे मेंडल बाबा ने अपने पेपर पढ़े, लोगों ने सुना ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन में मर के कब्र में चले गए। वो तो भला हो यूगो डी ब्रिज, कार्ल करेंस और वांस शेरमार्क का कि उन्होंने उनका पेपर निकाला और वापस हमें बताया रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल, नहीं तो हम मेंडल को जानते ही नहीं और सारी डिस्कवरी करके वो बता नहीं पाते। इन्हीं सब बातों से सबक लेते हुए ने आज की डेट में ऐसा नहीं फ्रेंड, आज की डेट में आप कोई डिस्कवरी करते हैं तो उसको आप कई सारे जनरल हैं इंटरनेशनल, उसमें आप पेपर पब्लिश करवाते हैं। तो उस समय मीडिया इतना डेवलप नहीं था ना, तो इस वजह से इन लोगों को दिक्कत हुआ। और मेंडल जहाँ रहते थे वो ईस्टर्न यूरोप का कंट्री था, ऑस्ट्रिया, जो कि बहुत बैकवर्ड था। तो बैकवर्डनेस कैसी होती है, वहाँ पे उतनी कोई ज़्यादा पॉपुलर मैगजीन नहीं थी, उतना साइंस डेवलप नहीं था, साइंटिफिक सोसाइटी नहीं थी। डार्विन इंग्लैंड में थे जो सबसे डेवलप कंट्री था, तो वहाँ कोई भी बात हो जाए तो कल सुबह पेपर में आ जाए, हर लोग पेपर पढ़ते हैं। कैसे आप गांव के एरिया में चले जाइए तो कोई बहुत कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो न जाने क्या पढ़ते हैं, ठीक है, और क्या समझते हैं। लेकिन अगर आप शहरों के एरिया में आ जाइए तो लोगों की लिटरेसी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा लोग समझते हैं, तो कोई बात छिप नहीं सकती। समझे इस बात को? तो ऐसा कुछ नुकसान हो गया था इनको। तो डार्विन की ये कमी थी कि ये कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन का सोर्स नहीं दे पा रहे थे, ये बता नहीं पा रहे थे कि कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन इनकी आएगी कैसी। बाकी अगर इनका मेंडल का पेपर हाथ लग गया होता और ये बता पाते तो ये फिर चौड़े हो जाते कि हाँ देखो इस वजह से होता है, ये रहे कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी है। एक्चुअल में ये कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और इस मैक्सिमा मिनिमा का इतना रेंज इसमें उतनी रेंज नहीं है जितना डार्विन जिराफ के गर्दन के लिए कर दे रहे हैं कि एक बिल्कुल छोटा हो एक बिल्कुल बड़ा हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये कहीं 18-20 ऐसे है। देखो डार्विन का जो यहाँ वेरिएशन है ना फ्रेंड, उस वेरिएशन को थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। 1 मिनट प्लीज। डार्विन का जो वेरिएशन है, अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको 2 पेरेंट टाइप था उससे नया एक रिकॉम्बिनेंट मिला था। मैं इससे बता दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 मिनट प्लीज, सॉरी। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था ये वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, और बाद में इनको मिलने लगा राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो। तो इसको ये बोल रहे थे कि ये देखो एकदम नया टाइप का है, और ये जो नया टाइप का कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से हमने 2 लेके शुरू किया था और यहाँ 4 हो गया टाइप, ठीक है। हमने 2 टाइप से शुरू किया था, यहाँ 4 टाइप हो गए, और इनमें से कोई एक टाइप जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में हो जाएगी और वो नई स्पीसीज बनाएगी। आज की डेट में पता ये नई स्पीसीज नहीं, ये जस्ट रिकॉम्बिनेंट है। इनको फिर से सेल्फिंग कराया जाएगा तो ये अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से डार्विन जब जेनेटिक्स की पूरी नॉलेज निकल के आई ना मेंडल की, तो इस पे भी क्वेश्चन होने लगा क्या इससे इतनी सारी डाइवर्सिटी बन गई है। तो इस बात को ये आंसर नहीं कर रहा था। उसकी एक वजह है, उसकी वजह कुछ ऐसे है ना, थोड़ा मैं समझाऊं। देखो एवोल्यूशन कुछ ऐसे होता है,
इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करो आप, तब आप समझोगे। जैसे देखो हमारे पास एम्फीबिया है, ठीक है, इनसे रेप्टाइल बने और रेप्टाइल से एप्स बने और मैमल बने। तो आज की डेट में मैमल के कितने टाइप हैं? मैमल क्या है? ये क्लास है ना, तो इसके बहुत सारे ऑर्डर होंगे। ये क्लास है ना भाई, तो क्लास से ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज बहुत सारी। ऐसे एप्स के बहुत सारे फॉर्म हैं, समझे इस बात को। ऐसे रेप्टाइल के बहुत सारे फॉर्म हैं, ऐसे एम्फीबियन के बहुत सारे फॉर्म हैं। तो एवोल्यूशन दो हो रहा है। एक तो डायरेक्शन देखो इनकी ये है, ठीक है, इसको जो है आपकी बुक में मेंशन किया गया है एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। ये इतनी दूर में एडॉप्टिव रेडिएशन हुआ कि कोई एक एम्फीबिया बना, और फिर आज की डेट में जितने टाइप के एम्फीबियन हैं वो उस कॉमन एंसेस्टर से सब बने अलग अलग डायरेक्शन में। फिर एक रेप्टाइल बना, उससे अलग अलग टाइप के रेप्टाइल बने। लेकिन कहानी ये है कि एम्फीबिया से रेप्टाइल कैसे बना, ये जो है ये इसका आंसर डार्विन की थ्योरी से नहीं हो सकता। जैसे ये सब एम्फीबिया है ना, तो ये अलग अलग रिकॉम्बिनेंट से बन सकते हैं। इन कॉन्टिन्यूअस का अगर नेचुरल सिलेक्शन हो जाए ना, तो ये तुम बना सकते हो, ये एडाप्टिव रेडिएशन इनसे हो सकता है। लेकिन ये जो एम्फीबिया डायरेक्ट जंप करके रेप्टाइल कैसे हो गया, तो इसका आंसर ह्यूगो डिवरीज की सॉल्टेशन थ्योरी से आता है। सॉल्टेशन मतलब सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन, एक ऐसा बड़ा म्यूटेशन जिसने चेंज कर दिया। जैसे एम्फीबियन एग में मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेनस एग होता है। रेप्टाइल वो पहले एनिमल हैं जिनके एग पे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, जिसके वजह से वो पूरी तरह टेरेस्ट्रियल हो पाए। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल तक क्या चेंज है कि पहली बार जिंदगी ने क्या किया, पानी से ज़मीन पे आई। और यहाँ क्या फ़र्क पड़ा रेप्टाइल से? तो रेप्टाइल से फ़र्क ये पड़ा कि देखो ये मैमल में प्लेसेंटा आया, एप्स में अलग तरीके के एडाप्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ इन जो अलग अलग ये नए टैक्सॉन बन रहे हैं बड़े, इन टैक्सॉन का इनको हम मैक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो छोटे लेवल पे हुआ